हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई, 2 4 5 दिन हो गए, बीच में टाइम नहीं लगता है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रेवेन्यू के एक एक मैटर को आपके साथ डिस्कस किया करूँगा। तो पिछली वीडियोस में हमने गिरदौरी को डिस्कस किया है, डिटेल में किया है। अभी तो हम अगर और डिटेल में जाना चाहें तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो अब चलो आहिस्ता आहिस्ता बीच में जितनी भी क्वेरीज आएंगी या जो भी किसी को क्वेरी होगी तो हम उसको अलहदा तौर पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक मैंने रखा है वो जमाबंदी है, क्योंकि गिरदौरी को हमने डिस्कस किया। तो गिरदौरी के बाद जो और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रेवेन्यू का वो है जमाबंदी। तो बेसिकली व्हाट इज़ जमाबंदी? जमाबंदी है क्या? जमाबंदी के जो मानी है ना, इसके जो वर्ड से ही पता चलता है। पूरी जो जमा है एक किस्म की जो कलेक्शन है, मैंने कहा था गिरदौरी जो है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फील्ड से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो गिरदौरी में एंट्री की जाती है। फिर उस गिरदौरी की जो जितनी भी उसमें एंट्रीज कलेक्ट होती हैं वो सारी एंट्रीज को एक रिकॉर्ड में जमा करना, जमा करके बंद कर देना, उसको जमाबंदी बोलते हैं। यानी गिरदौरी में जितनी भी चेंजेस आई हैं, जितनी भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हुई हैं, वो सारी की सारी जमाबंदी में लाकर उसको एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करना, उसको बोलते हैं जमाबंदी। तो जमाबंदी को एनुअल रिकॉर्ड भी बोला जाता है और जमाबंदी 4 साला भी बोला जाता है। 4 साला क्यों बोला जाता है? मैंने कहा था कि जो गिरदौरी है, गिरदौरी जो एक रजिस्टर होता है उसमें 4 साल का रिकॉर्ड एंटर हो सकता है। 4 साल के बाद वो रजिस्टर खत्म हो जाता है। तो रूटीनी तौर पर क्या करना होता है, रूटीन के तौर पर, कि जैसे वो एक गिरदौरी रजिस्टर कंप्लीट हो जाता है 4 साल के बाद, तो एक जमाबंदी तैयार करनी पड़ती है। अब तो काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं हो पा रहा था, मैंने उसमें भी रीज़न बताया। लेकिन उस 4 साल के बाद एक जितनी भी चेंजेस उस गिरदौरी में आती हैं तो वो इस जमाबंदी में लाई जाती हैं। तो जिसको बोलते हैं एनुअल रिकॉर्ड या जमाबंदी 4 साला इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक खानदान जो होता है ना, खानदान, उसकी एक खेवट होती है जिसको हम खेवट बोलते हैं। वो उसको एक सेपरेट नंबर होता है जिसको बोलते हैं खेवट नंबर। उस खानदान का जितना रकबा होता है वो उस एक खेवट में दर्ज किया जाता है। जितने भी उसका लैंड होता है, जितनी भी उसके खसरे नंबर होते हैं, वो सारे ही एक खेवट में लिखे जाते हैं जिसको खेवट बोलते हैं। यानी एक खानदान का जितना रकबा है वो उसमें लिखा जाता है। फिर इस खेवट के अंदर जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं उसमें, जैसे ABCDEFGHIJ, इनकी एक खेवट है, ये खानदान है, ये सारे इसमें मालिक हैं। अब इनका ए के पास कितना रकबा है, बी के पास कितना रकबा है, सी के पास कितना रकबा है, उनका एक अलग अलग उनका जोड़ा होता है। ए के पास कितना रकबा है, कौन कौन से खसरे हैं, वो अलग अंदर से लिखे होते हैं, जिसको बोलते हैं खाता। यानी एक हिस्सेदार के पास या एक काश्तकार के पास कितना रकबा है, अलग से वो एक ही जगह लिखा जाता है इस खेवट के अंदर, जिसको बोलते हैं खाता। वो उसका खाता कहलाता है। फिर एक खाते में उसके पास कितने नंबर हैं, जैसे एक बंदे के पास 5 नंबर हैं, वो 5 नंबर की पूरी डिटेल होती है। जैसे खसरा नंबर 1 उसके पास है, फिर खसरा नंबर 8 उसके पास है, फिर खसरा नंबर 13 उसके पास है, फिर खसरा नंबर 15 उसके पास है। तो ये टोटल रकबा इसका उस खाते में लिखा जाता है। ए के पास इतना रकबा और ये खसरा नंबर इसमें है, तो उसका टोटल इतना रकबा इसके पास है, तो उसको बोलते हैं खाता। यानी कि खेवट में सारे मालिक होते हैं, फिर खाते में एक मालिक का या कितना रकबा ये काश्त करता है, कितना इसके पास है, वो लिखा जाता है। या दो शेयर होल्डर्स मुश्तरका एक कुछ लैंड कल्टीवेट करते हैं तो उनका एक मुश्तरका खाता बनाया जाता है। तो वो कौन कौन से खसरा नंबर उसमें हैं वो उसमें लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं खाता। फिर इस जमाबंदी में क्या होता है
अब तो काफ़ी टाइम से मुझे लगता है मालिया जो है बंद हो गया था। पहले ज़मीन पर मालिया लगता था जो कि कलेक्ट किया जाता था ज़मींदारों से। तो वो फिर एक जमा किया जा नंबरदारों के थ्रू जमा होता था तहसील में। फिर वो एक मतलब इससे रेवेन्यू पहले आता था। अब तो मालिया माफ़ हो गया है, तो फिर उस एक हिस्सेदार के पास कितनी ज़मीन है, उस पे कितना मालिया है, वो सारा उस पे कैलकुलेट करके एंटर होता था कि इसका टोटल मालिया इतना बनता है, इससे इस बंदे से इतनी मालिया जो है कलेक्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती थी, यानी सारा कुछ जमा पूंजी उस रिकॉर्ड में आती है, इसलिए इसको रिकॉर्ड ऑफ एनुअल रिकॉर्ड या जमाबंदी बोलते हैं। तो जमाबंदी का एक सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया कि इसमें पूरी डिटेल लिखी होती है एक खेवट की, फिर उसके अंदर खातों की, और उसके अंदर फिर खसरा नंबर्स की, फिर आगे कौन सा रकबा आबी है, खुश्की है, कौन सा किसके ज़रिए पाश होता है, वो हर चीज़ पूरी की पूरी डिटेल जमाबंदी में आती है। तो इसीलिए इस रिकॉर्ड को जमाबंदी कहते हैं। तो कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और जमाबंदी क्या चीज़ है। इसमें भी हम अलग से जाएंगे, जिसको हम मिसलेकियत और जमाबंदी अलग से बोलते हैं। मिसलेकियत क्या चीज़ है और जमाबंदी क्या चीज़ है। तो दूसरी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जमाबंदी जो है उसमें खेवट नंबर होता है, 1 2 3 4 जितनी खेवटें होंगी, मतलब फिर एक खेवट के अंदर खाते होते हैं अलग से, 1 2 3 4 अलग कितने खाते हैं। तो फिर अंदर से ज़मीन पूरे मालिकों की डिटेल होती है। एक खेवट के अंदर जितने मालिक होते हैं उनकी पूरी डिटेल होती है, उसमें हर एक माल का कितना हिस्सा है वो सारा शो किया होता है। फिर आगे काश्तकार के कॉलम में, यानी कि खातादार की पूरी खातादार जो होता है उसकी पूरी डिटेल होती है। एक शेयर होल्डर, उसकी पूरी डिटेल होती है। फिर उसके पास कितने खसरे हैं, हर एक खसरे की आगे डिटेल होती है। तो जब पुरानी जमाबंदी से नई जमाबंदी बनती है, या खसरा गिरदौरी पुरानी जमाबंदी और खसरा गिरदौरी को मद्देनज़र रखकर नई जमाबंदी जब बनाई जाती है, तो खेवट नंबर चेंज भी हो सकता है उन बंदों का, और ये ज़रूरी भी नहीं है, चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसमें लिए अलग से डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्यों चेंज होता है। ये खाता नंबर जो है वो चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन खसरा नंबर एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होता है। खसरा नंबर जो है वो सेम वही रहता है। खसरा नंबर सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट के दौरान चेंज होता है। जब नया सेटलमेंट होता है उस वक्त नए नंबर खसरे लगते हैं, उसी वक्त सिर्फ खसरा नंबर चेंज हो जाता है। अलबत्ता खसरा नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होता है। लेकिन खेवट जो है, खेवट हर जमाबंदी के हिसाब से चेंज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। वो डिपेंड करता है कि कितनी किस्म की चेंजेस हुई हैं, कैसी किस्म की चेंजेस हुई हैं, और फिर नई जमाबंदी जब बनाते हैं तो उसके हिसाब से उसमें खेवट नंबर चेंज हो सकता है। क्योंकि मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जमाबंदी जब बनती है तो कौन सी खेवट पहले लाई जाती है। ऐसी खेवट जिसका रकबा सबसे ज़्यादा होता है वो पहले लिखनी होती है, और वो भी जद्दी खेवट है, जद्दी मालिकों की खेवट है। जिस खेवट का सबसे ज़्यादा रकबा होता है वो पहले लिखनी होती है। लेकिन हो सकता है कि पिछली जमाबंदी से लेकर नई जमाबंदी के दरमियान उस खेवट में से काफ़ी सेल डीड्स हुई हों, रकबा मतलब किसी ने खरीदो फरोख्त हुआ हो, या उसमें रोड्स बन के वो रकबा उसमें से कम हो चुका हो, तो हो सकता है उस खेवट का रकबा जो है एज कंपेयर टू प्रीवियस जमाबंदी कम हो जाता है। तो हो सकता है वो कोई खेवट बड़े रकबे वाली खेवट दूसरी हो जाती है, तो वो वाली खेवट पहले आ सकती है। तो नंबरिंग जो है, खेवट नंबर चेंज हो सकता है, खाता नंबर भी चेंज हो सकता है, लेकिन खसरा नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होता है जब तक नया सेटलमेंट ना हुआ हो। नया सेटलमेंट में खसरा नंबर चेंज हो जाते हैं। तो जमाबंदी तो एक मैंने सिंपल वर्ड्स में बताया। इसमें अगर हम डिटेल में जाएं
तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, फिर इसमें तो डिटेल में जाना कि जमाबंदी बनती कैसे है, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसे बनाई जाती है, क्या चीज़ें होती हैं। खैर वो चीज़ें रेवेन्यू वालों के लिए हैं, रेवेन्यू वाले तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आम जनता के लिए मैंने ये बताया कि जब एक गिरदौरी रजिस्टर 4 साल के लिए जो होता है, वो जब कंप्लीट हो जाता है, तो वो उसके बनने के बाद उसमें जितनी भी चेंजेस आती हैं, तो उसके बाद जमाबंदी जो है वो तैयार करनी होती है। तो उसमें जो सारी चेंजेस गिरदौरी से लाकर या जो इंतकाल के हुए होते हैं, म्यूटेशंस हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट की जाती हैं और एक नया रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसमें जिसको बोलते हैं जमाबंदी। ऐसे भी आम भाषा में समझना चाहिए कि जैसे पिछली जमाबंदी में ए जो था वो मालिक था, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई और उसके डेथ के बाद इनहेरिटेंस म्यूटेशन हो गया, तो उसकी विरासत जो है उसके लीगल हेयर्स में चली गई। अब नए जमाबंदी में वो लीगल हेयर्स उस ए की जगह मालकाना खाते में मलकियत वाले खाने में आएंगे, तो वो सारी इनका चेंजेस जो हैं उसमें इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, तो जिसको बोला जाता है जमाबंदी। और भी आगे इसमें हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। ये कोई छोटा काम नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे क्वेरीज हमारे पास आएंगी या जैसे जैसे हमारी समझ में जो चीज़ आएगी जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।